बैनुल-अक़वामी मंजरनामा हो, वबा से जुड़ी खबरें, लॉकडाउन की परेशानी, कश्मीर इशू या फिर बदलते हुए सियासी हालात। सब कुछ जानने के लिए देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन विद सादिया सादात। आज के हमारे शो के अंदर बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब। ये यूके के अंदर जो वकीला का बार एसोसिएशन है उसके चेयरमैन हैं। पाकिस्तान में सुप्रीम बार काउंसिल के ये लाइफ टाइम मेंबर हैं। फिर एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, कमीशन है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग हैं जो उसके मेंबर होते हैं, ये उनके भी लाइफ टाइम मेंबर हैं। बरतानिया में ये 20-25 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पे पीएमएलएन की आवाज़ है। जो यहाँ पे पीएमएलएन की जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ, वो इनसे हर मौके पे मशावरत करते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं उनके केसेस और यही है उनकी आवाज़ यूके में और पाकिस्तान के हवाले से भी हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सादिया। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो अभी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, पिछले दिनों हम देखते हैं, वो कहते हैं, जो पाकिस्तान के वजीर आजम है वो कहते हैं कि जी हम इनको डिपोर्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आप नाजरीन को ये थोड़ा सा बता दें कि फिलहाल वो किस स्टेटस के ऊपर मियां नवाज शरीफ इस यूके के अंदर रिहाइश पजीर हैं। जी बहुत शुक्रिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वजीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के बाद जो अपना उनका केस था उसकी वजह से उनका ट्रायल जो अपील पे था चल रहा था और वो जेल में थे और वहाँ उनकी हालत ख़राब होने की वजह से वहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो मेडिकल बोर्ड है उसके ज़रिए वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट के ज़रिए उनकी हालत तशवीशनाक थी। कोर्ट की इजाज़त से वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए हैं और पिछले साल से यहाँ रहाइश पजीर हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। और क्योंकि वो यहाँ पे जब तक डॉक्टर्स उनको कम्प्लीटली बताते नहीं है कि अब वो फिट है, ही कैन रिटर्न, अंटिल दैट टाइम डॉक्टर्स की जो ओपिनियन है वो हावी होगी। बाकी ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत अपने तल्लुकात और रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के जरिए मियां साहब को वापस ले जाना चाह रही है। बरतानिया और पाकिस्तान का कोई मुआदा नहीं है मुल्जमान की तहवील का या इस तरह के मामलात का। तो एक्स्ट्राडिशन तो मेरा ख्याल है कि बादस क्यास है, इतना आसान नहीं है, ये प्रोसेस बड़ा लंबा है। हमारा क्योंकि मुआदा ही नहीं है तो फिर इंटरपोल के जरिए ही कार्रवाइयां होती हैं। और जो पिछले 20 साल का रिकॉर्ड मैंने देखा है, चाहे हुसैन हक्कानी साहब हो, बेनजीर भुट्टो साहबा हो, इसहाक डार साहब का मुकदमा हो या हुसैन नवाज शरीफ साहब का और अल्ताफ हुसैन साहब का, और जितने भी पिछले 20 साल में मैंने देखे हैं, तो इतना आसान नहीं है ये प्रोसेस। बातें करना बहुत आसान है। नहीं सर, सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। एक्सट्रेडिशन के लिए तो हुकूमत भी कह रही है, उनको भी पता है कि ये थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है। वो चाह रही है कि मियां नवाज शरीफ को आपके पॉइंट की तरफ आता हूँ। मुझे लेट मी कंप्लीट, ये एक रह गया इसका। तो वो क्योंकि हमारा आपस में मुआदा ही नहीं है, तो हुकूमत पाकिस्तान के पास बड़ा कमजोर केस है। वो ये चाह रहे हैं कि हम कोई डोसियर, हम कोई एविडेंस, हम कोई चीज किसी को ना दिखाएं। गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया हमारे कहने के ऊपर आज खुद कार्रवाई करे और उनको वापस भेज दे जहाज पे चढ़ा के, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी सजा है, या गालबन वो समझते हैं कि वो जिस अंडरस्टैंडिंग के जरिए आए थे कोर्ट के जरिए, अब वो अंडरस्टैंडिंग मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ आप अपना काम खुद करें। जब आप अपना काम बना ही नहीं सकते, जब आप इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंटरपोल को राग़िब ही नहीं कर सकते इस मामले के ऊपर, जब आपको पता है कि आपकी कमजोर हैं टांगे इस मामले में, तो अब आप बरतानवी हुकूमत को कह रहे हैं कि वो आपका काम करे। तो बरतानिया हुकूमत जो है इतनी क्या कहते चली नहीं है कि वो आपके कहने के ऊपर आपका काम करे। और उनको पता है ऑपोजिशन लीडर आज जो ऑपोजिशन में है, कल की हुकूमत है, तो वो इस तरह के मामलात में पार्टी नहीं बनते। वो कानून कायदा अपना रास्ता लेता है और ये क्योंकि मामला एंड अप कोर्ट्स में होता है, तो वो इतनी शर्मिंदगी का बायस नहीं बनना चाहते कहीं भी। तो वो इनकी दरखास्तें सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे और उसके ऊपर कानून अपना रास्ता लेगा। मैंने आपको बताया है जो मेरा तजर्बा है पिछले 20 साल में, बहुत मुश्किल है इस तरह के मामलात में कि आप इतनी जल्दी कामयाब हो जाए।
लंबी इसके ऊपर कोर्ट जो है, कोर्ट डिस्पेंसेशन, कोर्ट प्रूजल रिक्वायर्ड होता है। वो देखते हैं मारूजी हालात, वो देखते हैं इस आदमी के मेडिकल क्या है, पीछे जाके खदशात क्या है, क्या इसको फेयर ट्रायल मिलेगा, क्या इसको जेल में टॉर्चर तो नहीं किया जाएगा, क्या इस तरह की सजाएं हो सकती हैं अगर इनको वापस भेजा जाए, या सजा कितनी लंबी होगी, प्रिजन कंडीशन किस तरह की होगी। आप प्रिजन जिस तरह की में से भेजा है आपने बरतानिया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह रखा हुआ था वहां, तो बरतानिया की अदालतें यहाँ देखेंगी कि क्या हो रहा था वहां, और क्यों इनके प्लेटलेट्स बढ़े, क्यों इनकी मेडिकल कंडीशन इतनी डिटीरिएट हुई कि अदालतों को इजाजत देना पड़ी और उनको बरतानिया आना पड़ा। आपको आपका तमाम मामला बरतानिया की अदालतों में यहाँ डिस्कस होंगे कि क्या हुआ, फिर उससे पहले ट्रायल में क्या हुआ, फिर उनके साथ ट्रीटमेंट क्या हुई, फिर जजों की क्या कहानियां हैं जो वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी लॉन्ड्री जो है वो बरतानिया की अदालतों में धुलेगी, तो ये पाकिस्तान या रियासत के मफाद में नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत सारी क्या सराइयां चल रही हैं कि उन्होंने कोई असाइलम अप्लाई कर दिया है, या फिर अब आपका क्या ख्याल है कि अभी तक ये किस वीजे के ऊपर हैं? अभी तक ये मेडिकल ग्राउंड्स के, और वही वीजा अभी उनका एक्सटेंड किया है क्योंकि कोरोना की वजह से भी थोड़ा यहाँ पे सारे उन्होंने वीजे आगे कर दिए थे, तो क्या अभी उनके पास वैलिड वीजा है मेडिकल का ही? देखिए वो तो वीजा लेके आए हैं बरतानिया से, बरतानिया का वीजा हाई कमीशन से बकायदा कोर्ट की रजामंदी से, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाला है, तो वो आए हैं। तो वो रजामंदी, बामी रजामंदी और वीजा लेके और प्रॉपर अपनी दस्तावेजात पूरी करके आए हैं। अब वो क्योंकि मेडिकल लीव पे हैं, तो जब तक डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यूइंग है और वो प्राइवेटली पेड है और वो कंप्लाई कर रहे हैं अपनी तमाम रिक्वायरमेंट, तो बरतानवी हुकूमत को कोई एतराज नहीं होगा उनका वीजा आगे करने में। तो यहाँ पे बरतानिया में मेडिकल लीव का 6 महीने का कानून है कि वो 6-6 महीने के बाद उसको आगे करते जाते। तो मेरा ख्याल है कि वो 6-6 महीने की एक्सटेंशन उनको मिलती जाएगी जब तक उनकी सर्जरी या जब तक उनकी मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक उनके वो जो डेविड लॉरेंस है जो उनके कंसल्टेंट हैं, जब तक वो ये लिख के नहीं देते कि अभी इज फिट टू ट्रेवल एंड हम आगे कुछ नहीं करना चाहते, या इनका डायग्नोसिस कोविड की वजह से जो रुका हुआ था वो हो गया है, या ये हम तजवीज करते हैं सर्जरी या आगे इंटरवेंशन, जब तक वो ये नहीं कहते कि ये कंप्लीट हो गया है, तब तक ये ही इज एक्चुअली सिटिंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ द हिज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। और वीजा मैं समझता हूँ मामूली बात है, माइनर इशू है। वीजा तो एक प्रोसीजरल इशू है कि अगर वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट प्राइवेटली पेड है और उनके पास यहाँ पे पब्लिक रिपोर्ट्स के अलावा अखराजात की मद में उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो उसको अखराजात को उठा सके, तो वीजा एक माइनर इशू है, वो एक्सटेंड होता जाएगा। हाँ, रिएक्टिव वीजा हो सकता है, जिस तरह आपने कहा है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इमरान खान नियाजी साहब बोरिस जॉनसन के साथ अपने तल्लुकात को बरूए कार लाते हुए या अपने रिश्तेदारों को बरूए कार लाते हुए कोई ऐसी कोशिश करें जिसके लिए रिएक्शन के तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोई ऐसी एप्लीकेशन करनी पड़े जिससे अपने खदशात का इजहार करना पड़े या बताना पड़े कि वो मेडिकल के इस वीजे के ऊपर क्यों अभी नहीं जाना चाहते, तो उनके पास अवेलेबल बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो मेरे ख्याल में अभी डिस्कशन करनी है क्योंकि अभी वक्त नहीं आया। लेकिन जहां तक मेरी 20 साल की प्रैक्टिस का यहाँ जो जितना मुझे नॉलेज है या लिमिटेड नॉलेज है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि जब वो वक्त आएगा तो मियां साहब के पास काफी अवेलेबल 2-3 ऑप्शंस होंगे जिनको वो डिप्लॉय कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फ्रस्ट्रेट गवर्नमेंट की कोई भी एप्लीकेशन। ठीक है सर, अब मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो मियां साहब ने इधर बैठ के, क्योंकि आप उनकी मशावरत भी वो आपसे काफी करते रहते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि उन्होंने आपको ये बताया होगा जो ये इनका स्टांस है, ये जो पीडीएम की तहरीक वो यहाँ से लीड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनका ये जो वोट को इज्जत दो और जो फुल फ्लेज एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने टकराव किया है, तो क्या ये एक इनका अच्छा स्टेप है? नहीं, ये तो मेरे ख्याल बात ही नहीं होनी चाहिए कि अच्छा स्टेप है या नहीं है। मेरे ख्याल में उनके जो बयानिया है उसमें कोई लूपजोल है नहीं कि उसके बारे में ये देखा जाए कि अच्छा है या बुरा है। मेरे कान में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन उनसे मशावरत या मुलाकातें होती रहती हैं और उनकी तमाम तकरीरें जो है पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, बाकायदा खुल खिला के मीडिया पे आती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं।
तकरीबन तमाम ही तकरीरें अवेलेबल हैं उनकी। मैं समझता हूँ उन्होंने उसी बात को दोहराया है जो वो जब उनको पनामा केस में निकाला गया, जो कि जिसमें काफी सारे रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुए, और वो जो कार्रवाई है वो जो उसके बाद कहते रहे मुझे क्यों निकाला या वोट को इज्जत दो, ये उसी का पार्ट 2 है। वो कोई नई चीज नहीं कह रहे, वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान वोट के जरिए बना था, तो पाकिस्तान को वोट के जरिए ही चलने दें और चलाएं। ये उनका मेन बयानिए का जो मेन न्यूक्लियस है, जो क्रक्स है, वो ये है कि आप वोट को इज्जत दे, आयन की बालादस्ती को तस्लीम करें, कानून की हुक्मरानी पैदा करें, गवर्नेंस लेके आए। अगर करप्शन का एहतसाब करना है तो एहतसाब सबका होना चाहिए। अब आप देख ही रही हैं कि पापा जॉन पिज्जा वाले दंदनाते फिर रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ का जो है वो 40 साल पुराना केस भी वो निकालने के लिए है कि जब वो किसी को जमीन अलाट की थी या चीफ मिनिस्टर के तौर पे कोई साइन किए थे, उसके ऊपर भी नैब जो है वो काम कर रही है। फिर वो कह रहे हैं कि एहतसाब सबका बराबर हो, फिर किसी को कोई मुकद्दस गाय ना हो। और जो इलेक्शनियरिंग है उसमें जो इंटरफियरेंस होती है, जो डब्बे उठाए जाते हैं, ये जो आरटीएस फेल होता है, वो ये समझते हैं कि ये रियासत पाकिस्तान को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है, कि आप अवाम को ये फैसला करने दें कि नवाज शरीफ साहब को रखना है नहीं रखना है, बेनजीर साहबा की पार्टी को आगे लेके आना है नहीं लेके आना है, या इमरान खान साहब को वोट देनी है। ये अवाम का होना चाहिए, ये प्योरली अवाम का डिसीजन होना चाहिए। और वो उसमें चाह रहे कि शफाफियत लाई जाए, उसमें जो जिस तरह की बिकरिंग है या जिस तरह की इंटरफेरेंस है या जिस तरह की प्रॉक्सी इस्तेमाल की जाती है, कि कुछ अदारे जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम की प्रॉक्सी बन के वो कहते हैं हम ये फैसला करेंगे अवाम क्या चाहते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये मिडल मैन का जो रोल है अदारों का वो निकल जाए, डायरेक्ट अवाम फैसला करें, रिजेक्ट करें, सिलेक्ट करें, जिस तरह का भी उन्होंने फैसला करना है। और ये उसका क्रक्स है उस तकरीर का। मुझे तो नहीं लगता कि इस बयानिए में कोई ऐसी लूप जोल है, कोई कानूनी लूप जोल है। अब इन लोगों को पिछले 70 सालों में ही गद्दार करार दिया जा रहा है, चाहे वो फातिमा जिन्ना हो, चाहे वो बलोच लीडर हो, चाहे सिंधी लीडर हो, चाहे केपीके के लीडर हो, चाहे अब पंजाब के लीडर हो। तो ये गद्दारी और ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स ये नई बात नहीं है। आप मुझे बताएं कितने के वजीर आजम हैं जो बच गए हैं इस तरह के इल्जामात से। तो वो ये कह रहे हैं कब तक ये चलेगा, आप कब तक इसको इस तरह रखेंगे। नाम लेना तो मेरा ख्याल कुछ सतही बात है, अदारों के जो अफराद हैं वो खुलखला के जलसे तो कर नहीं सकते, तो उनका नाम इसलिए लिया जा रहा है कि वो एक स्टेप पीछे हटे, वो अपने साथ अपनी पोजीशंस के ऊपर अपने अदारों को भी मलाइन कर रहे हैं, घसीट रहे हैं इस सियासी कार्रवाई में, इस सियासी अमल में, जिसके ऊपर लामहल्ला उनकी वजह से अदारों के ऊपर इल्जाम आ रहा है। कहने का ये मकसद है कि नाम लिया जा रहा है कि अदारे पीछे हट जाए, उन लोगों से पीछे हट जाए, फिर अदारे खुद पीछे हट जाए। ये नाम लेने का मकसद ये है कि वो जो लोग ओहदों पे हैं वो लोग अपने एक स्टेप वो खुद पीछे हटे और अदारे उनसे पीछे हट जाए, ताकि पाकिस्तान के अवाम ये फैसला कर सकें किसको रखना है किसको रिजेक्ट करना। ठीक है सर, ये देखें ये काफी इनकी पीएमएलएन के अंदर भी हम देखते हैं कि कुछ लोग पार्टी के राय से मतलब इख्तलाफ करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग छोड़ के भी चले गए हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा है 2 लोग, वो जो एक बलोचिस्तान के 2 लीडरों ने जो एक स्टेप पीछे लिया है, जनरल साहब तो जो है वो मेजबान थे कोयटा में, तो उनको तो बड़ापन दिखाना चाहिए था, उनका तो काम था कि लोग उनके घर आए थे तो उनको अच्छे तरीके से उस जलसे को कामयाब बनाते, बल्कि उन्होंने 1-2 लोगों को स्टेज पे बैठाने के ऊपर जिस तरह का रिएक्शन दिया है, मैं समझता हूँ उनके शान नहीं था। मैं लेकिन पर्सनली ये व्यू रखता हूँ कि रिटायर्ड जर्नलों को तज्जिया नगारी और ये आके बैठ के मामे चाचे बनने की बजाय उनको एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से सियासत करनी चाहिए। वो जब आप अपना बयानिया किसी लीडर का लेके साथ चल ही नहीं सकते, तो उनको चाहिए नहीं कि उन जमातों में जाके टिकट्स लें, एमएनए बने, वजीर बने और बाद में कहें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाम लेके किसी की हर्जा सराई कर रहे हैं या मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। जो आदमी अपने लीडर की बयानिए के साथ चल नहीं सकता तो वो उस पार्टी में तरक्की कैसे कर सकता है। मेरी तो ये अकल से बाहर बात है। तो मेरे ख्याल में मेरा ये बड़ा अच्छा एक अपना व्यू है, मैं बड़ा क्लियर हूं
कि रिटायर्ड जर्नलों को एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से अपने मुतालबात पेश करने चाहिए, अपनी नौकरियों की दरखास्तें देनी चाहिए, रिटायर्ड बन के कॉरपोरेशन में एमडी शमडी लगना चाहिए, और गवर्नमेंट को उनकी इस्तात से, उनकी सलाहियत से, स्किल से फायदा उठाना चाहिए, लेकिन उनको बड़े ओहदों के ऊपर, सियासी ओहदों के ऊपर बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो इतने मखमसे का शिकार रहते हैं सारी उम्र कि ना उनको ये पता होता है कि पार्टी का बयानिया क्या है, ना उनको पता होता है कि अदारे का बयानिया क्या है, वो उसी दरमियान में चलते रहते हैं। वो लोग कोशिश तो करते हैं कि वो ब्रिज का किरदार अदा करें और फौज और सियासतदानों में कहीं मुफाहमत के लिए अपना रोल प्ले करें, लेकिन उनका कोई रोल बनता नहीं है। ना तो सियासतदान उनको यूज करते हैं, ना ही फौज रिटायर्ड रिडंडेंट जर्नलों को यूज करती है, वो अपने हाजिर सर्विस लोगों को यूज करती है। जी, जैसे मैं थोड़ा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि ये सवाल किया जाता है मियां नवाज शरीफ से कि इन्होंने एवन फील्ड कैसे खरीदा, वो पैसे कहाँ से आए और किस तरीके से पाकिस्तान भिजवाए गए। सर, क्या आपके ख्याल में जो उन्होंने उनसे इस टाइम पे जो मालियत है वो लोग वो काउंट करते हैं, लेकिन क्यों नहीं देखा जाता कि जिस टाइम पे वो लिया गया था तो तब उसकी मालियत क्या थी? तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये रियल एस्टेट की वैल्यूएशन किस तरीके से काम करती है? नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। उन्होंने जज साहब ने भी उस केस में कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, चाहे ये फ्लैट हो, चाहे कोई और उनकी बिजनेसेस हो, उसमें पब्लिक पर्स में किसी किस्म की करप्शन जो है वो प्रूव नहीं हुई। उनको जो सजा दी गई है वो एसेट बियॉन्ड मीन्स के ऊपर दी गई है। सजा इसलिए दी गई है कि वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो एसेट्स हैं और जो जराए आमदन है उससे आप प्रूव नहीं कर सके कि ये उसमें मुताबिकत नहीं है। तो ये रिवर्स बर्डन का जो नैब का लॉ है उसमें इस तरह की पॉलिटिकली मोटिवेटेड सजाएं होती हैं लोगों को केसेस के ऊपर। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूं कि नैब के ट्रायल के ऊपर खदशात हैं, रिजर्वेशंस हैं। जज अरशद मलिक के वीडियो आने के बाद कुल ही खुल जाती है इंसाफ की कि आर्टिकल 10A कंप्लाई नहीं हुआ। तो ये प्राइसेस कितनी थी, 93 में कितनी थी, पहले कितनी थी, बाद में कितनी थी, ये तो इमटेरियल है। मटेरियल ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने ये फ्लैट गवर्नमेंट के किसी ठेके से, किसी कमीशन से, किसी किकबैक से, किसी एमएनए से, किसी एमपीए से, किसी टिकट होल्डर से पैसे लेके ये फ्लैट खरीदे या नहीं खरीदे। और अगर उनसे लेके खरीदे तो ये सजा उस पे ऊपर बनती। सजा तो बनी है कि जी आपके एहसासे आपकी आमदन से मुताबिक नहीं रखते, और वो भी रिवर्स बर्डन है कि आप ये अगर आप प्रूव नहीं कर पाते तो ये आप साबित करें। ये तो पूरी दुनिया में मुसलमान कानून है कि वन हु कम्स टू एक्विटी कम्स विद क्लीन हैंड, और आपका काम है कि प्रूव करें प्रोसिक्यूशन का कि ये जरा अगर वो उनके ऊपर पहला चार्ज 9A4 वाला नहीं प्रूव हुआ कि ये पब्लिक पर्स में करप्शन के जरिए नहीं बनाए, तो सेकंड चार्ज तो वैसे ही फेल हो जाना चाहिए कि जब आपने करप्शन साबित ही नहीं की या करप्शन हुई नहीं है, तो अब आप एक आदमी को किस तरह आप पाबंदी से हासिल कर सकते हैं जब आपने ये प्रूव नहीं किया कि उसने पब्लिक पर्स में करप्शन की है। तो मैं समझता हूं कि ये नैब का जो विच हंट है या ये लॉ है पूरा, ये ओवरऑल होने वाला है। इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। सियासी जमातें मिलके या बहसियत आपस में इतनी बिकरिंग है इनकी, या अदारों में इतनी मुखासमत है कि नैब बड़े आसानी से कन्वीनियंटली यूज होता है सियासतदानों के खिलाफ। आप देख लें, नैब किसी जर्नैल के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता, ना किसी जज के ऊपर हाथ डाल सकते हैं। अब आप मुझे ये कहना चाहेंगी कि हमारे जर्नैल और जजेस जो हैं वो ऊपर से उतरे हुए हैं, या वो उनके पापा जॉन पीजों की 99 ब्रांचें नहीं निकलती उससे, क्योंकि वो यूज ही सियासतदानों के खिलाफ होता है और गद्दार भी सिर्फ सियासतदान बनता है, तो इसलिए ये यूज होते हैं। अल्लाह करे कि पार्लियामान में लोगों की शफाफियत के जरिए आने वाले लोग इस तरह की कार्रवाइयों को रोकें और पाकिस्तान में सही मानों में इंसाफ हो, जिसके ऊपर सबको एक आंख से देखा जाए और रूल ऑफ लॉ हो। लोगों को पता हो कि अगर आपने पब्लिक पर्स में कोई काम किया तो नैब या इस तरह का कोई अदारा या नैब कमीशन या जो सीओडी में जिस तरह का कॉन्सेप्ट था उस तरह का कोई अदारा बने जो तमाम लोगों को पाबंदी से हासिल करे और कटहरे में लाए और 5-6 महीने में फैसला करे। 2-2 साल आप पेशियां भुगताते रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब आपके हिज़्ब खिलाफ के लीडर जो है इस वक्त पाबंदी से हासिल है, पता नहीं कितनी पेशियां भुगत चुके हैं अभी तक, बड़ी मुश्किल से उनके ऊपर अभी तक वो रेफरेंस अभी तक नहीं उनके ऊपर पूरा डाला गया। उनका बेटा साल से ऊपर जेल में है। आप साल से ऊपर जेल में रखा हो, कल आप उसको बरी कर दें, उसका साल कौन लुटाएगा वापस? तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हुकूमत और अदारों को काम करना चाहिए कि शफाफियत लेके आए
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स लेके आए, 6 महीने में लोगों के फैसले हों। आप 2 साल लोगों को गालियां निकालते रहते हैं, आप उनका रिमांड के ऊपर से ही नहीं निकलते, उनके ट्रायल ही नहीं चलते, और आप ऊपर से इंसाफ की बात करते हैं। तो इस तरह इंसाफ नहीं होते। इंसाफ होता है जो इंसाफ होता नजर आए। यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल विच हंट हो रहा है। करते जाए आप, पर पूरी दुनिया उसके ऊपर नजर रखती है। इसीलिए आपको एक आदमी नहीं उन्होंने दिया अभी तक। आपने कितने आदमी मांगे? एक आदमी नहीं उन्होंने दिया। इसहाक डार साहब को आपने मांगा, इंटरपोल ने उठा के रद्दी में फेंक दिया आपके पेपर। हुसैन नवाज शरीफ साहब को मांगा, उन्होंने लिख के किया कि हमने इनको, ये पॉलिटिकल नेचर के इश्यूज है। सो हुसैन हक्कानी का आपके सामने है, बाकी और बेनजीर साहबा के आज तक उन्होंने कोई बंदा आपको पॉलिटिकल जो है एक्यूजिशन के ऊपर बंदा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ना उनको हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे एतबार है, ना उनको हमारे क्रिमिनल ट्रायल पे एतबार है, ना उनको हमारे नैब के ट्रायल पे एतबार है। अरशद मलिक की वीडियो आने के बाद तो अगर रही सही कसर है वो पूरी हो गई, और ऊपर से आप उस ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए मॉनिटर कर रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट के जज से के जरिए मॉनिटर किया जाने वाला ट्रायल भी, उसमें जो है ट्रायल जज जो है वो मैनिपुलेट हो गया, या टेम्पर हो गया, या उसको अप्रोच कर लिया गया, या उसको ब्लैकमेल कर लिया गया। ये लम्हा फिक्रिया है। आप थोड़ा देखिए, बाहर दुनिया देखती है, लोगों की आंखें खुली हैं। नवाज शरीफ पर्सपेक्टिव को साइड पे रखे, वैसे देखें कि आपकी अदालतों के बारे में लोग क्या राय कायम कर रहे हैं। ये राय कायम कर रहे हैं कि आप जजेस को पकड़ के मैनिपुलेट करके कहे इसको इतनी सजा देनी है। ये कोई तरीका नहीं है लोगों के ट्रायल करने का। और ट्रायल 5-6 महीने में फारग हो जाना चाहिए। आप 100 से 150 पेशियां डलवा रहे हैं लोगों की, और बाद में आपके जो निकलता है उसमें कुछ भी नहीं निकलता। आप 1.5-2 साल उसको कहते रहते हैं कि खरबों रुपए कमा लिए, ये कर दिया, वो कर दिया। बाद में आप कहते हैं जी करप्शन प्रूव नहीं हुई, लेकिन एसेट बियॉन्ड मींस। एसेट बियॉन्ड मींस क्या केस होता है? आप करप्शन प्रूव करें जो इल्जाम लगा रहे हैं। आप जो जितने 100 बिलियन मुल्क से ले जाने का इल्जाम लगा रहे हैं वो प्रूव करें। जो आप जलसों में इधर उधर बातें करते रहे वो प्रूव करें, पता लगे। जिस बेस के ऊपर आपने हुकूमत गिराई है, आपने हुकूमत गिराई है कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप करप्शन में मुलव्वस थी। आप अकामे के ऊपर उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप ले रहे हैं, आप एसेट बियॉन्ड मींस के ऊपर उसका ट्रायल जो है कंक्लूड कर रहे हैं। ऊपर से अरशद मलिक की वीडियो निकल रही है। बाहर दुनिया में वकील हमसे पूछते हैं कि ये ट्रायल का मेयार है, और ये है आपका तरीकाकार लोगों को ट्रायल और उसके ऊपर सजा देने का। तो इसीलिए बरतानिया आपको कोई भी बंदा आपके हवाले नहीं करता, उनको आपके ऊपर एतबार ही नहीं है। और ऊपर से ये मिर्जा शहजाद अकबर साहब, उनको तो अभी जो पिछली जो रिव्यू जजमेंट आई है काजी ईसा साहब केस में, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि ये गैर कानूनी इकदामात में मुलव्वस रहे हैं। ये तमाम जज के खिलाफ कार्रवाई में जो है वो तमाम उसकी वायरीज ही नहीं थी, उसकी कानूनी हैसियत ही कोई नहीं। अब एक बंदा सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट से आ गया है कि वो गैर कानूनी इकदामात कामों में मुलव्वस है, तो उसके खतों लिखनों को, होम सेक्रेटरी को खत लिखने से कौन इसकी को सुनेगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो इससे खत लिखने, खत पढ़ने, खत की एक्नॉलेजमेंट के 4 लाइनें लिखने के अलावा मुझे नहीं लगता कि बरतानवी हुकूमत इस हुकूमत के किसी भी लेटर को दरगौर जानेगी, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिकल विच हंट जो है वो राइप है और पीक पे मतलब सर आपका कहने का मतलब है कि अगर इन्होंने वो कोई अपना असर रसूख यूज करने की कोशिश की, जैसे कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, बोरिस जॉनसन को भी कहूंगा, तो कुछ ऐसा सीन भी नहीं हो सकता आपके ख्याल में? नहीं, उनके तल्लुकात होंगे, वो अपने ब्रदर इन लॉ के जरिए शायद चाय का कप पी लें, प्राइम मिनिस्टर से मिल लें, सेल्फी खिंचवा लें, कोई बुफे हो जाए, कोई बैंक्वेट हो जाए, कोई इसमें मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकती। इमरान खान साहब यहाँ क्रिकेट खेलते रहे हैं, यहाँ अपनी जमात की उनकी बहुत बड़ी यहाँ पे ब्रांचें हैं, यहाँ पे उनके भी जानने वाले होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो ये काम नहीं कर सकेंगे, वो चाय पी सकेंगे, उनके साथ मिल सकेंगे, खाना खा सकेंगे, लॉर्ड्स में काफी सारे लोगों को खिताब कर सकेंगे, ये हो सकेगा। मियां नवाज शरीफ को उस जहाज में वापस लेके जा सकेंगे, ये मुझे तो नहीं लगता। सो फार मैंने जो जितना देखा पड़ा है, मुझे तो नहीं लगता कि ये नवाज शरीफ साहब को अपने जहाज पे अपने साथ ले जाए। हाँ, ये हो सकता है कि वो यहाँ से जहांगीर तरीन साहब को और जाते जाते जनरल मुशर्रफ साहब को उसी वीआईपी जहाज में बिठा के ले जाए। ये हो सकता है कि कोई उन्हीं के परवरदा है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव है, वो दोनों उन्हीं की पार्टी, एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, एक उनकी पार्टी का जो मेंटोर है, तो वो दोनों को ले जा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब तो जाते मुझे नजर नहीं आ रहे अभी। ठीक है। अच्छा सर, जहांगीर तरीन की आपने बात छेड़ी है, तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अभी जहांगीर तरीन साहब वहां पे गए हैं, आखिर उनके ऊपर भी केस था, तो उनको क्या कोई एनआरओ मिला होगा?
देखिए, लेट्स नॉट गो इनटू इंडिविजुअल्स। मेरे कहने का ये मकसद है, जब ये एहतसाब कर ही नहीं सकते, नंबर वन, अच्छा। जब जी, जी। एहतसाब का कानून डिस्क्रिमिनेटली लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जब आप ट्रायल की शफाफियत के ऊपर उठने वाले सवालात का इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जवाब ही नहीं दे पा रहे, नहीं देंगे। तो चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई और हो, चाहे इसहाक डार साहब हो, जिनको आपने टैक्स रिटर्न जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए, उसके बावजूद आपने उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। मैं यकीन करें कि मैं पढ़ता हूं तो मुझे शर्म आती है कि एक आदमी जिसने पाकिस्तान की इतनी खिदमत की हो, जिसने डॉलर को मुस्तहकम रखा हो, जो जीडीपी को 5.8 पे लेके गया हो, जिसने कर्जों में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में बैलेंस रखा हो, आपने उसका वाइल सी स्टेइंग हियर, आपने उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया और आपने खुद उनको मौका दिया कि वो पाकिस्तान आके खिदमत ना कर सके। तो ये इस तरह के डकौंसलों से एहतसाब नहीं होता। इस तरह के डकौंसलों से वो मंत्रा या वो जो बैनुल अक़वामी दुनिया में तासुर है वो मजबूत हो जाता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल विच हंट के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल अपने अपोजिशन को पॉलिटिकल विच हंट करने के लिए या ऑप्रेस करने के लिए कोई भी जरिया इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं कर रही। अगर ये ना कर रही होती तो जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान गए हैं, उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा या उनका तो कोई ट्रायल नहीं कर रहा। अब उसके ऊपर कमीशन पे कमीशन बनाते जाएंगे, ये दायरों में घुमाते रहेंगे पूरे पाकिस्तान को कि हम चेक करेंगे चीनी कहां से गई, कहां से आई, कहां गई, किसने इंपोर्ट की, किसने एक्सपोर्ट की। अरे भैया, सीधा सीधा केस है। अगर आपने कुछ करना हो, पॉलिटिकल विल हो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपकी अदालतें काम कर रही हो, तो ये 6 महीने का काम है। सफाई 6 महीने का काम है। और ये वो लोग नहीं है, ये वही वो 7 नुकाती एजेंडे वाले लोग हैं। वो 7 नुकाती एजेंडे पे आते हैं, 9 साल रह के जाते हैं। तो ये भी वो 7 नुकाती एजेंडे वाले लोग हैं, आए हैं 2-2.5 साल में, इनको अभी तक सिरा ही नहीं मिल रहा कि शुरू कहां से करना है। और डॉलर मेरा ख्याल 160 से ऊपर है और पाउंड मेरा ख्याल 211 से ऊपर है। तो ये शर्म का मकाम है। ये दो चीजें शर्म का मकाम है। और जीडीपी जो है नेगेटिव में है। ये शर्म का मकाम है कि आपके पास आपने 200 मिलियन जो है 7 दिन में स्विट्जरलैंड से जो लेके आने थे, आपने पूरे मुल्क की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है और लोगों को ये बेचते सौदा कि जब आप पाएंगे दूध और शहद की नहरें बहेंगी, आप दबे उठा रहे हैं, गिलगित में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो किसी को कोई शक नहीं है, जो सेनर पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं उनको कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में प्रॉपर एक इल्यूजन के जरिए एक फजा बना के एक चलती अच्छी खासी इलेक्टेड हुकूमत को फारिग किया गया है और एक ऐसी फिक्टिशियस आर्टिफिशियल हुकूमत को लाया गया है जो पाकिस्तान के मसाइल हल करने में नाकाम होती नजर आ रही है, जिसकी पाकिस्तान की अवाम में रूट्स नहीं है, जिसकी पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर ग्रिप नहीं है, जिसके पास टीम नहीं है, जिसके पास नजरिया नहीं है और अभी तक वो डिलीवरी में फेल हो चुकी है। और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप आर्टिफिशियली प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान की नुमाइंदा लीडरशिप पैदा करेंगे और वो फेल होगी डिलीवर करने में, तो फिर वही लोग आएंगे जो लोग जिन लोगों को आपने जबरदस्ती निकाला है। तो आप फिर कहाँ हैं? आपकी तमाम कार्रवाई के ऊपर कौन कमीशन बनाएगा, कौन देखेगा कि ये तमाम जो कार्रवाई हुई है और जो पाकिस्तान इकोनॉमी की स्लाइड में इतना नीचे चला गया है उसका कौन जवाब देगा? पाउंड के 100 से 161 पे जाने का कौन जवाब देगा? जीडीपी के नीचे जाने का कौन जवाब देगा? और ये पाकिस्तान के जो कर्जों की जो शरह इतनी ऊपर गई है या सीपैक जो रिवर्स हुआ है उसका जवाब कौन देगा? और इसके ऊपर भी कोई कमीशन बनना चाहिए, कोई ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए कि पाकिस्तान को जिस तरह की पाकिस्तान में काफी जरूरत है। लेकिन ये नहीं समझ आती कि सर देखें, आप इसकी क्या बड़ी वजह समझते हैं कि जो भी पीएमएलएन के जो लीडर जो जरा ज्यादा वोकल होते हैं उनके ऊपर फौरन मुकदमा बनाया जाता है। पिछले दिनों खाकान अब्बासी साहब काफी वोकल थे तो उनके ऊपर एक फर्द जुर्म भी आज आयद हो गया है। सर क्या बड़ी वजह आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो अदालत के अंदर है वो ये वाला चीज क्यों नहीं हम लोग इस्तेमाल करते, जो जहां पे अगर हम लोग यूके में या बाहर की अदालतों पे हम देखते हैं तो यूर इनोसेंट एंड गिल्टी, लेकिन पाकिस्तान में इससे उल्टा क्यों कानून हम देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में जब आपके शादरा में टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग वजीर आजम आजाद कश्मीर के ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा और जो आपने देखा है कराची में इंतहाई कर दी इन्होंने कि चार दीवारी का जरा सा जो तकद्दस रह गया था वो भी घुस गए एक पॉलिटिकल लीडर की बेटी के घर में कमरे में। तो ये मेरा ख्याल में ये आप इसको कहते हैं ये पॉलिटिकल डिक्लाइन है, ये लोएस्ट सतह है जब आप लोगों की
बहनें बहुएं और बेटियों की इज्जत और तकरीम नहीं करते, और जब आप इस तरह के हथकंडों पे उतर आते हैं कि जब आप बातचीत के जरिए इश्यूज को डिस्कस करने की बजाय गद्दारी के पर्चों से लोगों को डराते हैं, इस तरह तो लीडरशिप नहीं डरती। आप देखें, फातिमा जनाह का दौर भी देख लें, आप देख लें, लोग उनके साथ भी खड़े थे। जनरल अयूब बहुत भारी भरकम डिक्टेटर थे, लेकिन फातिमा जनाह के साथ उस वक्त भी लोग खड़े थे। तो ये फातिमा जनाह से चलने वाली जो बात है अभी तक चल रही है। ट्रूथ कमीशन बनेगा तब बनेगा जब हम, मेरे ख्याल में, एक दफा फिर उस सतह पे आ जाएंगे जब पीछे कुछ रह ही बचेगा ही, फिर हम ट्रूथ कमीशन की बातें करते रहेंगे। मेरा ख्याल अदारों को एक स्टेप पीछे हटना चाहिए, देखना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। आपको दूसरी तरफ इक़्तिदार में आने वाला हर आदमी गद्दार लगता है, आपको अपने स्टेक नजर नहीं आते कि पाकिस्तान को आप कहाँ ले गए। पाकिस्तान तेजी से अनगवर्नेबल होता जा रहा है, ये लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। 200 मिलियन की आबादी है, प्रोड्यूस कुछ ना कुछ करती रहेगी लेकिन अक़वाम आलम में कहाँ खड़े हैं आप? कश्मीर को हड़प कर गए लोग, आपके बाल पे जूं तक नहीं रेंगी। आप देखें कश्मीरियों का आपने किया क्या है, उसके लिए आप इतनी बातें करने के बावजूद आप देखें मोदी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप ना OIC को मुतहर्रिक कर सके, आप ना फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा को मुतहर्रिक कर सके, आपके एनवॉयज किसी जगह मगरब में नहीं गए कि बैनुल अक़वामी दुनिया में आवाज आए और वो कहें कि कश्मीरियों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, एक्सेशन नहीं होनी चाहिए। फिर आप ये तौहीन रिसालत वाला देख लें, फ्रांस में कितनी डिटाई से ये काम हुआ है। तो क्या हो रहा है, ये जो फैजाबाद धरने वाले लोग हैं, इनको तो नहीं आना चाहिए सड़कों पे। ये तो हुकूमत का काम है कि उनके सड़कों पे आने से पहले इस तरह के इकदाम करे कि वो लगे कि फ्रांस को अपनी हरकत के ऊपर नदामत है और UN के ऊपर आप लेके जा रहे हैं कि कोई पैक्ट बन रहा है जिसके जरिए पाकिस्तान के जो मामला है वो डिस्कशन में आ रहे हैं, और कोई ऐसा सुलह हदैबिया की तर्ज के ऊपर कोई ऐसा कन्वेंशन बना रहे हैं जिसके जरिए हमारे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या हमारी जो अजीम हस्तियां हैं उनकी हर्जा सराई ना हो, और ये मगरब वाले लोग अपनी आज़ादी को अपनी आज़ादी तक इस्तेमाल करें, ऐसे इकदाम ना करें जिससे दूसरे मज़ाहब के लोगों की दिल आज़ारी हो रही है। इनके कान पे जूं नहीं देंगी, इनको कोई शर्म ही नहीं है, कोई है ही नहीं, इनको कोई आइडिया ही कोई नहीं है कि इसके ऊपर करना क्या है। बातें सुन लें इनसे जितनी भी सुननी। तो ये छोटे छोटे मामलात हैं जिसके ऊपर आपको लगेगा। अभी सेनेट इलेक्शन होना है, अभी गिलगित इलेक्शन हुआ है, आप देखती जाएं, ये डब्बे उठाने में मास्टर हैं, ये छोड़ेंगे नहीं, हर चीज वो करेंगे जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। अभी यूरोपियन यूनियन के मुबस्सिर ने पहले भी जनरल इलेक्शन के ऊपर कहा है कि वहां पे बॉल टेम्परिंग हुई है, और अभी भी मेरे ख्याल में सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। और ये सरकार क्योंकि इंतकाम में अंधी हो चुकी है और प्रोडक्शन लेवल के ऊपर इनकी कारकर्दगी निल है, तो ये हर बार इस्तेमाल करेगी जिससे दूसरी पार्टी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा सके। अफसोसनाक बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम वापस 90s और उससे भी पहले की जो डिक्टेटरशिप्स हैं उन मामला उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पे ऑपोजिशन को अकेला दीवार से ही नहीं, पाबंदे सलासल भी करना है, कोड़े भी मारने हैं और हर तरह से तकलीफ पहुंचानी है, बल्कि रास्ते से भी हटा देना है। तो इनसे कोई बाइट नहीं है। तो आने वाले दिन सख्ती के हैं, स्ट्रगल भी होगी, मुश्किल भी होगा, जलसे जुलूस भी होंगे, और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन के ऊपर जो है अंधाधुंध जो है जुल्म सितम भी होगा। अल्लाह करे पाकिस्तान इससे बेहतरी की कोई रास्ता निकले और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।